का बदला। अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर सुमन और अखिल ने एक छोटा सा नया घर बनाया था, लेकिन उस घर में आने के बाद उसके साथ क्या हो सकता था, इस बात का अंदाजा उन दोनों को था ही नहीं। अभी इस घर में आए हुए उन्हें 2 दिन भी नहीं हुए थे। एक शाम जब अखिल घर में नहीं था तो किचन में खाना बनाते वक्त सुमन को ऐसा लगा जैसे किचन की दीवार के पीछे से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। कौन हो सकता है यहाँ पर? इतना धीरे धीरे कौन बात कर रहा है? सुमन दीवार से कान लगाकर बात सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने की आवाज आती है। सुमन दरवाजे की तरफ दौड़ कर जाती है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले कोई आवाज उसके कान में धीरे से सुनाई पड़ती है। सुमन, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे घर में। सुमन जोर से चीखती है और दरवाजा नहीं खोलती। दरवाजे की बजने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। सुमन लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ती है और झटके के साथ दरवाजा खोलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक से अखिल की आवाज सुनकर उसे होश आता है। सुमन, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अखिल, वो लाइट चली गई और कोई है इस घर में। अखिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो किचन की दीवार के पीछे से किसी की आवाज आ रही थी। कैसी बात कर रही हो? तुमने खुद सारे लाइट की स्विच ऑफ किए हुए हैं। देखो, लाइट तो आ रही है। सुमन, तुमने घर में अंधेरा क्यों किया हुआ है? और किसकी आवाजें आ रही थी? चलो चलो, मैं जाकर चेक करता हूं। नहीं अखिल, मैंने लाइट ऑफ नहीं की। और मैं क्यों लाइट ऑफ करूंगी? ये देखो, ध्यान से देखो, घर के सारे स्विच ऑफ हैं। तुम भी ना कमाल करती हो सुमन। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये देखकर सुमन और भी ज्यादा डर जाती है कि सच में लाइट की सारे स्विच बंद थे। सुमन समझ नहीं पा रही थी कि ये सब किसने किया होगा। ठीक उसी वक्त अखिल किचन की तरफ जाता है और सुमन को ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही पलट कर देखा, एक साया उसके घर के दरवाजे से बाहर निकलता हुआ नजर आया। अखिल, अखिल यहाँ आओ, देखो कोई तो है। अभी अभी मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है। सुमन, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे, मैंने किचन में भी जाकर देखा। पास वाले घर में जो लोग हैं ना, उनसे बात करने की आवाज आ रही है। एक काम करो, तुम जाकर आराम करो, मैं खाना खुद परोस कर खा लूंगा। ओके? तुम बेडरूम में जाओ। जाओ। नहीं अखिल, मैं अकेले नहीं जाऊंगी और अब इस घर में मैं एक दिन भी नहीं रहना चाहती। थोड़ी देर के बाद सुमन और अखिल दोनों ही बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। डर की वजह से सुमन को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर वो गहरी नींद में सो जाती है और सुबह जब सोकर उठती है तो उसने देखा कि अखिल ऑफिस के लिए तैयार हो गया था। अखिल, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे इस घर में अकेला छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते। देखो सुमन, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। कल तुम ऐसे ही डर गई थी। अब परेशान मत हो और मैं ब्रेकफास्ट बाहर कर लूंगा। ओके? जब तुम्हारी तबीयत ठीक लगे तो तुम खाना बनाकर खा लेना। और हाँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना भिजवा दूं। नहीं अखिल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए खाना बना लूंगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। अभी मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। चलो, गुड बाय। अखिल के जाने के बाद सुमन बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और शावर ऑन करती है। नहाते नहाते सुमन को एहसास होता है कि शावर से पानी की जगह खून गिर रहा था। उसने घबराकर सामने लगे मिरर में देखा और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि वो पूरी तरह सर से पैर तक खून में भीग चुकी थी। सुमन भागकर बाहर आती है। उसे अपने घर का पूरा फर्नीचर जला हुआ नजर आता है और उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी एक औरत जिसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट था और उसके शरीर से खून टपक रहा था। कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे? यहाँ क्यों आई हो तुम? मैं तुमसे तुम्हारा पति चाहती हूँ। मुझे अपना पति दे दो और मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन मेरा पति? अखिल, मेरा मतलब तुम्हें मेरा पति क्यों चाहिए? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने नहीं, हर सुहागन औरत मेरी दुश्मन है
और जब भी मेरी आंखों के सामने कोई औरत अपने पति के साथ नजर आती है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन तुम ऐसा क्यों करती हो? और प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे और अखिल को जाने दो। हम दोनों हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो इस जमीन के आसपास से गुजर जाता है उससे फिर हमेशा के लिए मेरे साथ इस जमीन के नीचे मेरी दुनिया में चलना पड़ता है। और तुमने इस जमीन के ऊपर अपना घर बनाकर अपनी दुनिया बसाने की कोशिश कर ली। अचानक से वो औरत सुमन को उसके बाल पकड़कर जमीन पर घसीटने लगती है। सुमन दर्द से जोर जोर से चीखती है, लेकिन उसकी आवाज उसके घर की दीवारों के अंदर दब कर रह जाती है। अब बाकी दूसरी औरतों की तरह मैं तुम्हें भी इस घर की दीवारों के नीचे दफन कर दूंगी और तुम्हारे पति को हमेशा के लिए अपना पति बना लूंगी। जानती हो, मेरी भी शादी हुई थी, लेकिन शादी के ठीक बाद मांग में सिंदूर भरकर मेरे पति ने गला घोट कर मेरी हत्या कर दी और इस जमीन के नीचे मुझे गाड़ दिया। बस तब से मेरी आत्मा यही भटक रही थी। मुझे भी सुहागन बनना है, मुझे भी पति चाहिए। छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे जाने दो। देखो तुम्हें पति चाहिए, तुम किसी और को अपना पति बना लो। मुझे और अखिल को जाने दो यहाँ से। लेकिन वो औरत सुमन को लेकर वहां से गायब हो जाती है। शाम को जब अखिल ऑफिस से लौट कर आता है, डोरबेल बजाता है, तभी मुस्कुराते हुए सुमन दरवाजा खोलती है। दरअसल सुमन के शरीर के अंदर अब उस औरत की आत्मा थी, लेकिन अखिल का चेहरा देखते ही सुमन के शरीर के अंदर एक हरकत होती है और वो अचानक से नाराज हो जाती है। क्या हुआ सुमन, आज तो ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत भी ठीक लग रही है आज तो। गुड। मुझे नहीं पता था कि तू आने वाला है यहाँ, वरना तो मैं तेरी मौत का सारा इंतजाम करके रखती। क्या हुआ? अब मेरी बात का जवाब नहीं दोगी क्या? नाराज हो मुझसे किसी बात पर? हाँ? ऐसी तो कोई बात नहीं है। जाओ, डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा फेवरेट खाना लगा दिया है, जाकर खा लो। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। थैंक यू यार, मैं जल्दी से जाकर खाना खाता हूँ। ओके? अखिल जैसे ही खाने की कटोरे का ढक्कन हटाता है तो वो हैरान रह जाता है कि वहां पर सुमन का कटा हुआ हाथ था। उसमें पहनी हुई चूड़ियों से वो सुमन के हाथ को पहचान जाता है। खाने की जगह सुमन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उस आत्मा ने अखिल के सामने परोस दिए थे। अखिल घबराकर वहां से भागने लगता है। तभी सुमन के शरीर में मौजूद वो आत्मा अपने असली रूप में आकर अखिल के सामने खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम और क्या किया तुमने मेरी पत्नी के साथ? इसका मतलब वो ठीक कहती थी कि इस घर में कुछ गलत है। कहाँ है मेरी सुमन? तुम्हारी सुमन के मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके उसका खाना बना दिया और उसकी आत्मा को मैंने इस घर की जमीन के नीचे दफन कर दिया है। वो कैद हो गई है यहाँ हमेशा के लिए। तुम भी उसके पास जाना चाहते हो? मगर क्यों किया तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी और मेरी पत्नी? पहले तो मैंने तेरी पत्नी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि मैं तुझे अपना पति बनाना चाहती थी। मेरी आत्मा जो पूरे एक जन्म से किसी से शादी करने के लिए तड़प रही है, उसकी हसरत पूरी करना चाहती थी मैं। और इसलिए मैंने तेरी पत्नी का रूप लेकर तेरे साथ रहने के बारे में सोचा। लेकिन जानता है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन क्यों? देखो तुमने सुमन के साथ जो भी किया, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। अखिल भागने लगता है, लेकिन घर का दरवाजा अब लॉक हो चुका था। अब तो भाग कर नहीं जा सकता। मेरे हाथ तेरे खून से रंगने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मेरा गला सूख रहा है, अब उसकी प्यास तेरे खून से ही बुझेगी। अरे लेकिन क्यों? तुम्हारी आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है? आत्मा अखिल की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने लंबे नाखून उसके गले में गड़ाकर उसके शरीर को खा जाती है और उसके बाद जोर से हंसते हुए कहती है, तेरा शरीर भले ही अखिल का शरीर है,
लेकिन तेरे अंदर मेरे पिछले जन्म के उसी पति की आत्मा थी जिसने शादी से एक रात पहले गला दबाकर मेरी हत्या की। अंधेरा। कृपया ध्यान दें। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 26 में एक पुराना मकान खाली पड़ा था। आसपास के लोगों का कहना था कि 5 साल पहले मकान में रहने वाला खुराना परिवार रातों रात अचानक गायब हो गया और फिर कभी कोई उस घर में रहने नहीं आया। लेकिन आज सुबह से ही वहाँ चहल पहल थी। किसी मिश्रा परिवार ने घर खरीद लिया था और मिश्रा जी का बेटा अतुल और उसकी नई नवेली पत्नी कविता वहाँ रहने आने वाले थे। सुबह के वक्त अतुल और कविता घर में पहुंचते हैं। अतुल, घर की साफ सफाई तो बहुत अच्छी से हो गई है। हाँ, देखकर लगता नहीं कि 5 साल से बंद पड़ा है। हाँ, लेकिन इतने दिन से कोई इसे संभालने क्यों नहीं आया? अरे कविता, इस मकान के मालिक का कोई अता पता नहीं, कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। तो फिर आपने घर को किससे खरीदा? मकान मालिक के कोई दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत कम पैसों में बेच रहे थे तो मैंने खरीद लिया। जानती हो ना, दिल्ली में जमीनों के भाव कितने हो गए हैं। हाँ, लेकिन कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। अतुल बाथरूम में नहाने जाता है और कविता किचन में। तभी उसके हाथ से स्पून गिर जाती है। जैसे ही कविता स्पून उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसे किचन की शेल्फ के नीचे किसी की आंखें नजर आती है। कविता चीख कर बाहर की तरफ भाग आती है। अरे कविता, कविता क्या हुआ? अरे तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ? वहाँ अलमारी के नीचे कोई है। अतुल नीचे झुककर देखता है और घबरा के पीछे हट जाता है। मैंने कहा था ना, कुछ है वहाँ पर। अतुल, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तुम भी ना कविता, वहां कॉकरोच है और कोई भूत नहीं है। एंड आई नो तुम्हें कॉकरोच से कितना डर लगता है। अतुल, मैं सच कह रही हूँ, वहाँ कॉकरोच नहीं बल्कि कुछ और था। किसी की आंखें। मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अतुल कविता की बात नहीं सुनता और रात होने की वजह से कविता को सोने के लिए कहता है। डर की वजह से कविता को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र कमरे की छत पर लगे फैन के पास एक मकड़ी पे जाती है। वो मकड़ी को देखने लगी। देखते ही देखते कविता को एहसास होता है कि मकड़ी का आकार बढ़ता जा रहा है। कविता घबरा कर चीखने की कोशिश करती है, पर तभी वो देखती है कि मकड़ी एक डरावनी शक्ल में बदल गई। अतुल, उठो, वो देखो। क्या हुआ कविता? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? वो देखो अतुल, वो कौन है? एक छोटी सी मकड़ी, और कौन? इस घर में कुछ अजीब है अतुल, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बेकार में डर रही हो तुम। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर। कविता, आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत देर हो गई है। प्लीज अतुल, कुछ तो खा लो। देखो, मैंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया है। प्लीज कविता, तुम फ्रिज में रख दो, मैं निकाल कर खा लूंगा शाम को, ठीक है? ओके, बाय। अतुल ऑफिस चला जाता है और कविता किचन में काम करके जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर एक बुजुर्ग औरत और एक आदमी बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कविता ये देखकर खौफ से भर जाती है। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? अतुल, बचाओ। क्यों डर रही हो बेटा? मैं इस घर का मालिक हूँ, रंजीत खुराना। और मैं इनकी बीवी रमनदीप खुराना। लेकिन आप लोग तो गायब। मेरा मतलब। किसने कहा? अरे हम तो यहीं रहते हैं, इसी घर में। वो देखो, हमारे कपड़े, सारा सामान सब तो है। लेकिन बेटा, जब से तुम आई हो ना, हम बड़े खुश हैं। अकेले पड़ गए थे ना। कविता ने चारों तरफ देखा
और वो हैरान रह गई कि घर में खुराना और उसकी बीवी के कपड़े और सामान नजर आ रहा था। कविता घबराहट की वजह से दरवाजे की तरफ बढ़ती है ताकि वहां से बाहर जा सके। तभी एक यंग औरत उसके सामने आ जाती है। कहाँ जा रही हो? मेरे मम्मी पापा ने कहा ना कि वो अकेले हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? कौन है आप सब? कौन है? जाने दीजिए मुझे। मैं इनकी बेटी हूँ ना, क्या करूँ? मैं तो मरने के बाद इनका ख्याल रख नहीं सकती। अब तुम्हें ही ये काम करना होगा ना। हेल्प, कोई बचाओ मुझे। कविता भागती है और अपने कमरे में जाकर एक कोने में बैठ जाती है। पूरा दिन वो एक जगह बैठी रहती है। शाम को 5 बजे अतुल घर आता है और कविता को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाता है। क्या बात है? अरे तुम यहाँ ऐसे? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? क्या हुआ? वो अतुल, खुराना और उसकी बीवी यहाँ इस घर में। कौन खुराना? कविता, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? इस घर के मालिक अतुल वो यही है, इसी घर में। मैंने उन्हें देखा है और उनकी बेटी भी। तभी कविता ने देखा कि बुजुर्ग औरत, आदमी और उनकी बेटी कविता के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। वो देखो अतुल, वो सब यहाँ है, तुम देख रहे हो ना? ओ ये, अरे ये तो मेरे मॉम डैड हैं। इनसे डरने की क्या जरूरत है? चलो अब उठो, डिनर बनाओ सबके लिए। और सुनो, मम्मी पापा को इंसानों का मांस बहुत पसंद है, तो वही पकाना। क्या कहा तुमने? तुम्हारे मम्मी पापा? लेकिन तुम अतुल मिश्रा मेरे पति हो, और ये खुराना, और ये क्या मजाक है? इंसानों का मांस? कौन हो तुम? ओह अच्छा, तुम्हारा पति। तुम उसकी वजह से परेशान हो। रुको। अतुल पीछे पलट कर देखता है और फिर जैसे ही वो कविता की तरफ पलटता है, कविता ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था और अब वो किसी भेड़िए की तरह नजर आ रहा था। कौन हो तुम? मेरे पति कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? अतुल ने रूम की छत की तरफ इशारा किया। कविता ने देखा कि अतुल का शरीर रूम की छत पे चिपका था। वो मर चुका था। अतुल, अतुल कोई बचाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। जानती हो, ऐसे ही उस रात हम सबको मार के छत पे लटका दिया गया था। क्या गलती थी हमारी और मेरे परिवार की? यही इसी फैन के पीछे हमारी डेड बॉडी छुपा दी गई, फॉल सीलिंग करवा के, ताकि किसी को पता ना चले। हम सब यहाँ कैद हैं। लेकिन तुमने मेरे पति को क्यों मारा? उससे तो मरना ही था, क्योंकि उसके बाप ने, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, इस घर को हड़पने के लिए ये सारा खेल रचाया था। उसकी सजा तो मिलनी ही थी। मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नहीं, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो। हमारी भूखी तड़पती आत्मा को संतुष्टि करने के लिए एक जिंदा इंसान का इस घर में होना जरूरी है। और अब से ये काम तुम करोगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कभी यहाँ आई भी थी। उसके बाद सेक्टर 26 में एक खबर और फैल गई कि खुराना के मकान में रहने आए अतुल और कविता भी अचानक से गायब हो गए।